10th क्लास में कितने मार्क्स आए? 493, 493, वाओ। 11th 490, 490, 12th में 500। इतने मार्क्स आपने लाए हैं ना, इतने मार्क्स में तो हम जैसे बच्चे 3-3 पास होते थे, पैदा ही हुए होते हैं टॉपर्स। ऐसा कुछ है? नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कितना टाइम आप पढ़ते थे? 10 घंटे, 15 घंटे? कंसिस्टेंटली पढ़ रही थी, कभी कभी ज़्यादा पढ़ लिया, कभी कम पढ़ लिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जनरली 8 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ना होता था। मैं गिव अप कर दूं, मैं नहीं कर सकता ऐसा। बहुत कॉमन है कि स्टूडेंट्स कभी ना कभी फेस करते हैं कि वो गिव अप करे। The second name of life is जंग, वार। तो लड़ना है इसके साथ। और बेस्ट टाइम टेबल आपके हिसाब से क्या है? स्ट्रिक्ट टाइम टेबल तो नहीं बनाना है। मैं 50 मिनट्स के गैप्स में पढ़ती थी। 50 मिनट्स पढ़ लिया, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, तो इससे आपको बर्न आउट भी नहीं होता है। टॉपर्स को डांट पड़ती है? हाँ। आप सोशल मीडिया चलाते हैं? जरूरी। आईडी को प्रमोट मत करें, बस सिर्फ इतना बता आप चलाते हैं। नहीं, मैं सोशल मीडिया नहीं चला। सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस अगर आज है वो है स्मार्टफोन, मोबाइल फोन। अगर बच्चा सब्जेक्ट से नफरत करता है, वो बच्चे की गलती नहीं, उसकी टीचर की गलती होती है जो उसको इंटरेस्टेड नहीं बनाता। आज आप मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक मैसेज दे दो जो ये सोचते हैं टॉपर बनना मुश्किल है। इनको बता दो क्या मुश्किल है। हम बदलते हैं रुख हवाओं का, हम बदलते हैं रुख हवाओं का, आए दुनिया हमारे साथ चले। मेरा नाम है दाऊद मीर, मैं एज ए फैकल्टी काम कर रहा हूं जेके बोसवाला के अंदर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म को जम्मू कश्मीर के अंदर हर बच्चा प्यार देता है। तो आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ एक ऐसे मेहमान, खुसूसी मेहमान हमने बुलाया है, और ऐसे एक मेहमान है जिन्होंने रिसेंटली क्लास 12th के अंदर टॉप किया है। क्लास 12th रिजल्ट्स में, यानी कि जेके बोस के अंदर, जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर, जिसमें इस साल तकरीबन 70,000 बच्चे अपीयर हो गए थे, और उनमें एक टॉपर आज हमारे इस पॉडकास्ट में मौजूद है, जिनका नाम है हफ्सा मकसूद शेख, जिन्होंने 500 आउट ऑफ 500 लाए। तो उन्हीं का इस्तेकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। हफ्सा, आपका इस्तेकबाल है आज के इस पॉडकास्ट में। Thank you so much, sir. Assalamu alaikum. I'm Hafsa Maqsood Sheikh, and I've scored 500 out of 500 in JK Bose board exams, and I've secured rank 1 in the UT. ये बताइए थोड़ा सा घर के बारे में। घर पे कौन होता है? पर्सनल घर पे कौन होता है? भाई, बहन, पापा? मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एंड मेरी घर जॉइंट फैमिली। मेरे घर पे मेरे पापा है, चाचू है, चाची, मम्मा और मेरे 3 भाई। आपसे छोटे हैं बड़े हैं? छोटे। हाँ, आप तो इंस्पायर हो जाएंगे, हमें भी यार ऐसे ही करना है। हाँ, आप तो पेरेंट्स ने भी बोला होगा बहन को देखो, बहन ने एक किया है तो आपको इसे कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो जैसे हमारे, मैं तो क्लास टॉप तो नहीं किया, जितने मार्क्स आपने लाए हैं ना, इतने मार्क्स में तो हम जैसे बच्चे 3-3 पास होते थे। तो 6-7 तक हम क्लास में 10 आउट ऑफ 10 क्लास टेस्ट में लाते थे। फिर घर पे मम्मा बोलती थी 11 क्यों नहीं आए? 10 में से 11 क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो शायद उनको लगता था कि हाँ, अगर मैं इसको बोलूं शायद और ज्यादा मेहनत करे। इसी तरह आपके जो छोटे भाई हैं, बहन हैं, उनको भी बोला होगा पेरेंट्स ने, भाई इससे ज्यादा करना है। ये ड्रीम पहले से था जब आपने क्लास 12th स्टार्ट किया कि मुझे 500 में से 500 लाने हैं, या बीच में हो गया, या एंड मोमेंट पे हो गया भाई मैं ला सकती हूँ? जी, ड्रीम तो मेरा ये क्लास 10th में था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं तब ही रैंक 1 लाऊं। तब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, पर अनफॉर्चुनेटली तब पॉसिबल नहीं हुआ। फिर 11th में भी मैंने अच्छी खासी मेहनत की, पर तब भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मैंने स्कोर किया, मैं इसके लिए खुदा का बहुत ज़्यादा शुक्र करती हूँ। और 12th में आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट कि मैं टॉप करूँगी, लेकिन मुझे पूरा खुदा पे भरोसा था कि आई विल डू समथिंग गुड, कि मैं बहुत अच्छा करूँगी, अपने पेरेंट्स को कभी ना कभी तो प्राउड कर पाऊँगी। शायद अभी नहीं तो कभी तो कर लूँगी। तो इस बार तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट अल्लाह के फजल करम से इस बार मैंने टॉप कर लिया। एटलीस्ट आपने 10th क्लास के ही अंदर एक बनाया था दिमाग के अंदर, भाई मुझे करना है। फिर 10th क्लास में कितने मार्क्स आए? 493, 493, वाओ। 11th? 490। 490, 12th में 500। यस। हो गया सपना। अब और कोई आगे कोई और सपना है क्या? आगे तो मेरा यही सपना है सबसे पहले कि मैं डॉक्टर बनूं। अपने फैमिली का जो ड्रीम है मेरा कि मैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट जो है मैं बन जाऊं, और खुदा के राह में मैं खिदमत करूं लोगों की। इसके लिए सलूट है यार। थैंक यू सो मच। गायनोकोलॉजिस्ट खिदमत करें लोगों की। सीरियस कब हो गए पढ़ाई के लिए? सीरियस तो मैं बचपन से ही थी, बचपन से ही टॉप करती थी। मम्मा भी बोलती थी, अगर कभी सेकंड आती थी तो वो बोलती थी फर्स्ट क्यों नहीं आई।
तो ज़्यादा तो मेरा पेयर प्रेशर था, फैमिली से मेरा कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं था, बट वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मैं टॉप करती थी पहले भी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं 90s में ही होती थी, तो ऐसा नहीं था कि मैं पहले एवरेज स्टूडेंट थी। मैं पहले से ही टॉप करती थी और अभी मैंने जो है वो कायम किया है। एक परसेप्शन है कि टॉपर जो है ना ये वहीं से बने होते हैं, कहाँ से, वहीं से बने होते हैं ये पहले से ही होते हैं टॉपर, मतलब ये पैदा ही हुए होते हैं टॉपर्स, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितना भरोसा रखते हैं खुदा पे और आप अपने आप को कितना पुश कर सकते हैं। एक एवरेज, इवन बिलो एवरेज स्टूडेंट भी टॉप कर सकता है अगर अपने लिमिट्स को पुश करके वो अपने लिमिट से ज़्यादा मेहनत कर सके, तो वो भी टॉप कर सकता है। आप कह रहे हैं कि मतलब कंसिस्टेंसी जरूरी है? जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि हम कभी पढ़ लें, कभी कम पढ़ लें, कभी ज़्यादा पढ़ लें, इससे जो है हमारी एफिशिएंसी बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। अगर कंसिस्टेंटली थोड़ा-थोड़ा पढ़ लें, तो इससे हमें जो है चीज़ें रिटेन रहती है और एक हैबिट बन जाती है। हम एक फ्लो स्टेट में एंटर करते हैं कि जहाँ पर हमें पढ़ना फिर पसंद आ जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। ये जो सफर है आपके क्लास 12 का, भाई आसान बात नहीं है 500 में से 500 लाना, मतलब मेरे लिए तो पहाड़ है तो खैर ये बताओ कि ब्लंडर्स हो गए इस दौरान, कुछ कुछ मिस्टेक्स, गलतियां, ऐसा कर रहा था मैंने वो किया, या मतलब एक रॉन्ग डायरेक्शन में पढ़ाई के लिए, ऐसा जी। कुछ ब्लंडर्स, मिस्टेक्स हो गई? जी, जी, बिल्कुल। कभी-कभी मैं एनसीईआरटी से हट के कुछ इर्रेलेवेंट सोर्सेज़ पे फ़ोकस करने लगी थी, जो कि नहीं करना चाहिए। आप एनसीईआरटी से स्टिक किया करें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि बोर्ड में एनसीईआरटी बेस्ड होती है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आप है कि आप इर्रेलेवेंट सोर्सेज़ पे ध्यान ना दें और डिस्ट्रैक्शंस भी मेरी बहुत ज़्यादा हुई इस जर्नी में, हाइज़, लोज़। कभी-कभी मुझे मन नहीं करता था, ऐसा नहीं है कि मुझे हर वक़्त मन कर रहा होता था कि पढ़ूँ मैं, कभी-कभी मेरा मन नहीं करता था। तो फैमिली भी कभी-कभी मुझे बोलती थी कि आप ब्रेक लो, ब्रेक लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, पिकनिक्स पे जाओ, कभी आउटिंग, कभी वॉक करो, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। जाते हैं पिकनिक, जाते हैं? हाँ, फैमिलीज़ के साथ जाती थी मैं। टाइम टेबल का कैसा रहता था? हाँ, लड़कों का टाइम टेबल नहीं होता है, मतलब ऐसे लड़का मैं बता रहा हूँ, लड़कों का बिल्कुल कोई टाइम टेबल नहीं होता है। हाँ, हमारा टाइम टेबल होता है। कभी दिमाग में आता है ना कि घर में जब डांट पड़ती है, भाई फलानी ने टॉप किया, फलानी की बेटी ने टॉप किया, फलानी के बेटे ने टॉप किया, आपको भी करना है। फिर हम, मतलब मैं लड़कों के अंदर वाली बात बता रहा हूँ, फिर हम अपने रूम में जाके एक टाइम टेबल बनाते हैं, सेट करते हैं। सुबह 6 बजे उठ के 6:30 तक ये करूंगा, 6:30 से 7 तक ये करूंगा, 7 से 7:30 तक ये करूंगा, 7 से 7:30 तक ये, 7:30 से 8 तक ये, है ना? मतलब वो 10-10 मिनट का हम रखते हैं और वो हम लड़के का फॉलो करते हैं 1 या 2 दिन। तीसरे दिन उसकी धज्जियां हमने उड़ाई होती। आपका कैसा रहता था टाइम टेबल, और बेस्ट टाइम टेबल आपके हिसाब से क्या है? जी, मैंने भी ऐसा टाइम टेबल फ़ॉलो किया है कि पहले ये टाइम फ्रेम सेट करो, इस पे ये टास्क करो, तो उसमें यू डेफ़िनेटली फ़ेल। तो आपको क्या करना है कि आप हर शाम को अपना टू डू लिस्ट बनाएँ। टू डू लिस्ट में वो इम्पोर्टेंट टास्क रखें जो आपको करना है। फिर उसको ज्यों ही आप टिक करेंगे, तो आपको यू विल फ़ील कि आपने कुछ तो अचीव किया है दिन में। कुछ नहीं कर पाओगे कोई टास्क अचीव, बट कुछ तो करोगे। तो यही है कि एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल तो नहीं बनाना है। सुबह मैं उठती थी, फजर पढ़ती थी, उसके बाद कुरान पढ़ती थी, उसके बाद मैं स्टडीज़ करती थी। सुबह ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है, तो आई थिंक सुबह ज़्यादा अच्छा होता है कि पढ़ाई करो। फिर उसके बाद ब्रेक्स लो। मैं 50-50 मिनट्स के गैप्स में पढ़ती थी, 50 मिनट्स पढ़ लिया, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, तो इससे आपको बर्नआउट भी नहीं होता है। एग्जैक्टली exactly. हम भी क्लास के अंदर बार बार बोलते रहते हैं बच्चों को कि इंटरवल्स में पढ़ा करें, लाइक कि आपने फिजिक्स की या मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसको 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटे के बाद 10-20 मिनट रेस्ट ले लो, उसके बाद फिर से 1 घंटा पढ़ो, 10-20 मिनट और रेस्ट ले लो। जब इंसान कंटिन्यू पढ़ता है, 5-6 घंटे पढ़ता है, वो एग्जॉस्ट होता है ना। तो हम बार बार बच्चों को बोलते हैं इंटरवल्स में पढ़ा करो, 1 घंटा फिर ब्रेक, 1 घंटा फिर ब्रेक, 1 घंटा फिर ब्रेक। इससे लगता भी नहीं है, इंसान एग्जॉस्ट भी नहीं होता है। तो सब्जेक्ट आपके सारे ऐसे ये थे, मतलब टॉप थे सब, सारे सब्जेक्ट्स टॉप लेवल पे थे या कोई कमजोर भी था? नहीं, 11th में तो मेरी फ़िज़िक्स बहुत कमज़ोर थी, बट 12th में आई डेफ़िनेटली इम्प्रूव्ड। 12th में मुझे थोड़ा केमिस्ट्री के साथ डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी, जैसे ऑर्गेनिक में हुआ, बट मैंने वो भी कोप अप किया क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको प्रैक्टिस करनी होती है, मेमोराइज़ेशन है, उसमें फ़िज़िक्स की तरह प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस और बायो की तरह मेमोराइज़ेशन करनी है। तो इसको मिक्स एंड मैच करके मैंने उसको भी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। एंड बाकी सब्जेक्ट्स तो मेरा इंग्लिश भी अच्छा खासा वीक था, बट उसको भी मैंने इम्प्रूव कर लिया टीचर्स हुसैन सर की वजह से।
देख लें तो वो भी मेरा बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ। सब्जेक्ट मैं कह रहा हूँ अगर बच्चे को कोई सब्जेक्ट वीक रहता है ना, वो उसकी गलती ज्यादा नहीं होती है, टीचर की गलती होती है, मेरा मानना है। अगर बच्चा सब्जेक्ट से नफरत करता है, उसका कमजोर रहता है या उससे नफरत करता है, वो बच्चे की गलती नहीं, उसकी टीचर की गलती होती है, जो उसको इंटरेस्टेड नहीं बनाता है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ना। हाँ, तो ठीक है, खैर आपके सारे तो मतलब पहले पहले आपने बताया फिजिक्स का थोड़ा इशू हो गया, उसके बाद तो विद टाइम हो गया। हाँ, जब इंसान माइंड में ये चीजें रखता है ना कि मेरा सब्जेक्ट वीक है, मैं शायद इसमें नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकती हूँ, है ना, ऐसा होता है, फिर उसका वीक ही रह जाता है, दिन ब दिन डाउन ही हो जाता है। अगर आपको सब्जेक्ट वहां से टफ लगता है, इसको यहां से डराना है वापस, इस पे ज्यादा फोकस करना है, इस पे ज्यादा मेहनत करनी है आप, बिकॉज ये सब्जेक्ट मुझे डरा रहा है, इसको वापस डराना है, इस पे ज्यादा फोकस करना है ना, ऐसा है ना। तो नोट्स फिर कैसे आप बनाते थे? आमतौर क्या कहता है, हम जब नोट्स ऑनलाइन क्लासेस देते हैं ना, तो बच्चे ये कहते हैं सर प्लीज हमें हैंड रिटन नोट्स दे दो, सर हमें नहीं पीडीएफ चाहिए, सर हम कौन से रेफरेंस पढ़े, कौन सी बुक, आप कैसे करते थे? नोट्स तो आई बिलीव कि आपके सेल्फ में नोट्स सबसे बेस्ट होता है। आप किसी और के नोट्स पे बिल्कुल भी रिलाई मत करें। आप अपने नोट्स जब बनाएंगे तो आप साथ साथ में मेमोराइज भी करते हैं चीज़ें, और अगर आप दूसरों के नोट्स बनाएंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा उसमें आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करेंगे, वो भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद। अपने नोट्स आप रिटेन कर सकते हैं और अपने नोट्स को थोड़ा अच्छे से बनाए। हमें पता है कुछ बच्चे तो बहुत ख़राब तरीके से नोट्स बनाते हैं कि वापस वो पढ़ ही ना पाए। तो आप नोट्स अच्छे से बनाएँ। मुझे अच्छा लगता था कि मैं नोट्स में डायग्राम्स बनाऊँ, कलर कोडेड करूँ, तो उसकी वजह से मुझे नोट्स को रिवाइज़ करने का मन भी करता था वापस। घर में कभी डांट पड़ी? सच बताना, सच बताना, बी रियल। हाँ, घर में बहुत डाँट पिटी थी। प्री बोर्ड्स में आई हैव स्कोर्ड थोड़ा लेस, तो उसकी वजह से मुझे अरे घर में पढ़ाई का नहीं, वो छोड़े, पढ़ाई के अलावा कभी ऐसी डांट पड़ी? हाँ, टॉपर्स को डांट पड़ती है? हाँ, किस बात पे पड़ी, आप बताओ। कभी कुछ गड़बड़ कर दी पापा भी इधर-उधर। देखेंगे ना इस पॉडकास्ट को? हाँ, कभी कुछ गड़बड़ कर दी घर में, क्या तो गड़बड़ की है? कुछ तोड़ दिया, कुछ चीज़ें वगैरह। अच्छा, टॉपर्स को भी डांट पड़ती है? हाँ। फिर मन करता है मैं गिव अप करूं, मैं नहीं पढ़ूंगी, है ना, ऐसा होता है? नहीं, मुझे आप रियलाइज़ कर सकते हैं कि इवेंचुअली आप दूसरों के लिए नहीं पढ़ रहे, आप खुद के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगता था कि अगर डाँट पड़ रही है तो इसमें मैं अपना लॉस क्यों करूँ? एग्जैक्टली तो बचपन में हमें भी माँ बाप कहते थे जब हम पढ़ते थे, मतलब मैं कश्मीरी में बताऊं तो मैं इस वनान युस तुम परान छु वुनकिस यह छु पन्ने खतर वक्त ई तम सात आसो न कहिं सत उस वक्त तम सात आसो तोह सत सिर्फ पनी पढ़ाई, आज हिस्स गसान कहें, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब पढ़ाई को हिस्सा नहीं होता, आप जितना अचीव करोगे जिंदगी में वो आपको अपना हिस्सा है, इसको तो कल को बंटवारा होना ही नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स जब भी कहते हैं ना, आप मतलब वो लगन से कहते हैं, वो दिल से कहते हैं वो बात, क्योंकि उनका एक ही माइंड सेट होता है उस टाइम कि मेरा बच्चा किसी ठिकाने पे पहुंच जाए, एक अरूज पे पहुंच जाए। वो उनको कोई मतलब वो कंडीशनल चीज़ें नहीं रखते, उनका वो अनकंडीशनल सपोर्ट होता है कि भाई हमारा बेटा है, हमारी बेटी आगे जाए और हम इसको आगे देखना चाहते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है। तो इस बीच में अगर हम बच्चे का देखेंगे, बहुत स्ट्रेस भी आता है, कमजोरी भी आती है, गिव अप करने का मन करता है ना, मतलब क्योंकि हार्डशिप्स तो आती है, हार्डशिप्स लाइफ में आती है। कभी ऐसी हार्डशिप्स आ गई आपको हाँ, डेफ़िनेटली जहां पे आपने सोचा मैं गिव अप करती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा? हाँ, ये तो होता रहता है। ये बहुत कॉमन है कि स्टूडेंट्स कभी ना कभी फेस करते हैं कि वो गिव अप करें। दे लीव एवरीथिंग। मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आए थे कि मैं सब कुछ छोड़ूँ, अब बोर्ड्स पे नहीं ध्यान देती हूँ। अभी मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो गई थी। तो मैंने ब्रेक लिया, तो ब्रेक लेके मैं जब फिर से वापस आई तो आई वाज़ फीलिंग बेटर। तो यही है कि आप बर्नआउट हो जाते हैं, तब आपको ऐसी थिंकिंग हो जाती है कि आप गिव अप करें। तो इसके लिए इट्स बेटर टू टेक ब्रेक्स। आप किसी एल्डर से कंसल्ट करें, या जिस भी के साथ आप कंफर्टेबल होते हैं टू टॉक विद, तो आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं कि मैं आगे क्या करूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप सोशल मीडिया चलाते हैं? रिसेंट टाइम्स में तो मुझे आईडी अभी को प्रमोट मत करें, बस सिर्फ इतना बता, आप चलाते हैं? नहीं, मैं सोशल मीडिया नहीं चलाती। बिल्कुल भी नहीं? नहीं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, 1 यूट्यूब साल हो गया ऐसा? मैं नहीं चलाती हूँ। मतलब इससे पहले यूज करते थे? यूट्यूब मैं चलाती हूँ, लेकिन फॉर लेक्चर पर्पसेस, और कभी-कभी कुछ देख लिया इधर-उधर। ठीक, सोशल ये इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं। आमतौर जब हम ऑनलाइन क्लास देते हैं ना, मतलब वहां पे सबसे ज्यादा जो चैट आता है वो यही होता है, सब सर डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, सर प्लीज कुछ सजेस्ट करिए। डिस्ट्रैक्शंस आई थिंक, मतलब एज ए टीचर मुझे 10 साल हो गए टीचिंग में, मेरा मानना है सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस अगर आज है वो है स्मार्टफोन, मोबाइल फोन। हाँ, अगर किसी बच्चों को आएगा ना यूज करना है इसको, लाइक यू, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ,
आपने यूज किया इसको, आपने यूट्यूब से वीडियोस देखे, वन शॉट्स देखे, मैराथन्स देखे, तो आपने इसको अच्छा यूज किया। और दूसरा होता है ऐसा भी मेरी तरफ जो स्क्रॉल डाउन कर रहा होता है, रील्स वगैरह, है ना, वो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन, वो टाइम चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन का क्या आपके पास जवाब है? अगर बच्चा सोशल मीडिया भी यूज कर रहा है, करना तो है, इस दुनिया में अभी प्रेजेंट वर्ल्ड के साथ तो हमें जीना है। सोशल मीडिया यूज कर रहा है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन इसको किस हद तक सही है यूज करना, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, टाइम वेस्ट होते हैं, ये सब कैसे मैनेज करें? तो डिस्ट्रैक्शन अगर मैं बताऊँ कि अभी जो मतलब इंस्टाग्राम अगर स्नैपचैट, इसमें शॉर्ट वीडियो कंटेंट होता है, उससे जो होता है उससे आपका डोपामाइन जो है वो शॉर्टली इंक्रीज हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ये डिज़ायर होता है कि आप वापस वो वीडियो देखें और देखें और देखें, कि कभी एक नेवर एंडिंग लूप में फंस जाता है। तो यूट्यूब में तो आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट देखते हैं, जिसकी वजह से उतना डोपामाइन हिट नहीं होता है। तो यही है कि आप शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियो ज़्यादा नहीं देखा करें, क्योंकि इससे जो है आप इसी लूप में फंस जाएंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, डूम स्क्रॉलिंग जिसको हम कहते हैं। तो आप ये नहीं है कि आप पूरी सोशल मीडिया बंद ही कर ले। मैं भी चलाती थी 11th तक, उसके बाद मैंने पूरा कट ऑफ किया, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा। तो यही है कि आप सेट करें दिन में एक पर्टिकुलर आवर, जैसे फॉर एग्जांपल पूरी दिन की पढ़ाई कर ली, फिर बोला कि मैं 1 घंटे देख लेता हूँ, उसके बाद मैं नहीं देखूँगा। तो उससे आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा, आप अगर आपको देखना होगा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। कितना टाइम आप पढ़ते थे? 10 घंटे, 15 घंटे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंसिस्टेंटली पढ़ रही थी, कभी-कभी ज़्यादा पढ़ लिया, कभी कम पढ़ लिया। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जनरली 8 घंटे से ज़्यादा ही पढ़ना होता था। तो मैंने स्टार्टिंग के आवर्स तो मेरे बहुत कम थे, या 2 घंटे, 3 घंटे, फिर धीरे-धीरे इंक्रीज़ करके मैंने 10-12 घंटे अचीव करे, और ये मेंटेन नहीं रहता था, ये भी वैरी करता था। तो इसको बस कंसिस्टेंटली आप पढ़ें रोज़, तो उससे आपको हेल्प होगी। हाँ, जरूरी नहीं है कि ये कंसिस्टेंसी जरूर है, मूड स्विंग्स तो आते रहते हैं, कभी कम कभी ज्यादा। जब रिजल्ट आया, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, सच बताओ? तो जब रिज़ल्ट आया, तो मैंने तो खुद नहीं देखा रिज़ल्ट, मैं बहुत ज़्यादा डर गई, मुझे लगा पता नहीं क्या आया होगा। इतना तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मैं 450 या 490 अबव ही आएँगे। तो मैंने अपना रिज़ल्ट खुद देखा ही नहीं, मैंने खुला के दिया अपने घर वालों को, लेकिन मैंने खुद नहीं देखा। तो जब मैंने देखा मुझे 500 आउट ऑफ 500 आए, मुझे लगा मुझे आए तो बहुत को आए होंगे, क्योंकि मुझे जैसे कैसे आ सकते हैं इतने। फिर जब मैंने देखा मैं रैंक 1 है मेरी, तो तब मैंने बहुत ज़्यादा रोया, मेरी मम्मा ने भी रोया, एंड शी हग्ड मी। मतलब खुशी के आंसू बहुत ज़्यादा। होते हैं। दोस्त हैं आपके? हाँ, दोस्त बहुत हैं, स्कूल के, ट्यूशन्स के वगैरह, पुराने। अच्छा, पुराने ट्यूशंस। हाँ, फिर उसके बाद ऑनलाइन ही आपने ऑप्ट किया था? हाँ, कब से? ऑनलाइन मैं 11th से। 11 से ऑनलाइन ही, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ने जब आपका रिजल्ट देखा, या उनके साथ बात हुई होगी, हाँ, हाँ। उनके कितने मार्क्स आ गए? अ, नाम नहीं लेना उनका। उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, एंड उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। वो मेरे स्ट्रीम्स के भी नहीं याद है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उनके थोड़े कम अगर आए होंगे, लेकिन उनकी स्ट्रीम भी तो डिफरेंट है। तो अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेट किया, एंड दे सेड कि दे आर प्राउड ऑफ मी। वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे ऊपर प्राउड बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो दैट मेड मी वेरी हैप्पी। लड़कियों के फ्रेंड्स तो होते हैं क्या, सपोर्टिव? हाँ। हाँ, ये एक दूसरे को सपोर्ट, लड़कियों के मतलब इन जनरल में कह रहा हूँ, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि अच्छे मार्क्स आ गए, हाँ अच्छा है, वेल डन, और आगे बढ़ो। या कभी लड़की को कोई प्रॉब्लम हो तो सपोर्ट करते हैं। अगर हम लड़कों की केस में देखेंगे, बॉयज के केस में देखेंगे, उल्टा होता है। अगर एक दोस्त आगे जाता है, बाकी जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं ये कैसा आगे गया, इसको हाँ। पीछे खींचते हैं, मतलब बुरा लगता है उनको। सच में वो ना, वो बुराई नहीं होती कि दुश्मन की बुराई, वो होता है कि यार ये आगे गया, अब हमें घर पे डांट खानी है, ये आगे क्यों गया, तू क्यों नहीं आगे गया, अब इसलिए उनको थोड़ा बुरा लगता है। मेरे केस में ऐसा ही है। मेरे दोस्त देख रहे होंगे तो हाँ, उनको तो पता है, वो तो खैर मैं नहीं आपको ज्यादा बोलूंगा। ये बताओ कि रिलेटिव्स फिर आए होंगे घर काफी सारे, कॉन्ग्रेचुलेट किया, उस टाइम जो फीलिंग होती है ना पेरेंट्स की, क्या फीलिंग थी? मेरे पहले तो बहुत 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते मैं पूरा इन्वेस्टेड थी कि गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट जा रहे हैं, और मेरे पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा खुश थे, वो बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील कर रहे थे। तो ऐसा मोमेंट तो मैंने ज़िंदगी में सच में पहली बार एक्सपीरियंस किया है। हाँ, ये तो सच है, पेरेंट्स तो वो तो प्राउड ही फील करते हैं। और जब बच्चे की वजह से, उनके बच्चे की वजह से ऐसा कुछ हो, है ना, तो होता है। आपके अंदर कोई ऐसी आदत, हैबिट
जो हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, है ना? ऐसा कुछ? एक आदत है कि मैं कभी नमाज़ नहीं छोड़ती हूँ। अगर मुझे कज़ा भी हो वाह! जाती है, लेकिन मैं पढ़ती हूँ। अगर आप डेली आप नमाज़ पढ़ेंगे, तो आप डेफ़िनेटली अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ देखेंगे। मेरी लाइफ़ बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थी पहले। अब जब से मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, तो उससे जो है मेरी लाइफ़ थोड़ी ऑर्गनाइज़्ड हुई, सॉर्टेड हुई और मुझे अपनी लाइफ़ में एक क्लियर वे दिखी। तो यही है कि आप कभी नमाज़ ना छोड़ें। अगर लेट हो रहा है, कज़ा हो रही है, बट पढ़ो। मैं ये ऐसा कोई दिन नहीं गया कि मतलब मेरी कोई नमाज़ छूट गई हो। तो आपने कभी नमाज़ नहीं छोड़ी है? हाँ, रिसेंटली मैंने अब मुझे बहुत टाइम हो गया है कि मैंने कभी नमाज़ छोड़ी ही नहीं। माशाल्लाह। आपकी वो काफ़ी रील्स भी वायरल हो गई कि आपका जो स्टडी टेबल है वहाँ पे कुरान शरीफ था, और मैंने भी काफ़ी कमेंट्स देखे, तो फिर आए थे माशा मतलब हर एक के कमेंट्स यही थे, माशाल्लाह, हैव एनीबॉडी ऑब्जर्व्ड दैट कुरान शरीफ इज़ ऑन टेबल, है ना? आपने वो देखा होगा। तो काफ़ी वो अच्छा था एज़ ए मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे, काफ़ी अच्छा लगा था। अ, उस रिलीजन के बंदों को, मुस्लिम्स को काफ़ी अच्छा लगा था। है अपने मैं कहता हूँ, मैं क्लास में भी ये बार-बार बातें कहता हूँ कि 3 बातें याद रखो। और अगर जैसे मैंने आपको बताया कि क्या ऐसा हैबिट है जो हर बच्चे में होना चाहिए? आपने क्या बताया? मतलब ख़ासकर आपने इबादत की बात की, नमाज़ की बात की, कुरान शरीफ की बात की, और उससे पहले आपने कंसिस्टेंसी की बात की, पढ़ाई की, है ना? तो सेम अगर मुझसे पूछेंगे ना, मैं 10 साल से टीचिंग में हूँ और मैं 10 सालों से यही बच्चों को बता रहा हूँ। मैं यही बता रहा हूँ कि 3 चीज़ें अपने अंदर अच्छे से डेवलप करो, स्ट्रांगली डेवलप करो। नंबर 1 मैं उनको बताता हूँ कि अपने पेरेंट्स का हमेशा सपोर्टिव रहना। ये मैं उनको बोलता हूँ, उनकी कभी नाफ़रमानी नहीं करना, ठीक है? और दूसरा मैं उनको बोलता हूँ, अपनी पढ़ाई जो है इसको कभी सफ़र होने नहीं देना, आगे लेना। अप एंड डाउन्स आएँगे, लाइफ़ इज़ लाइक ईसीजी, ऊपर-नीचे। तो लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। द सेकंड नेम ऑफ लाइफ़ इज़ जंग, वार। ये तो लड़ना है इसके साथ। मैं बच्चों को दूसरा ये बताता हूँ कि अपनी पढ़ाई को कभी सफ़र नहीं करना, और मैं ये बताता हूँ कि जितने भी आपसे छोटे हैं, आपसे बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट दे दो, उनको इज़्ज़त दे दो। इज़्ज़त दो, इज़्ज़त आपको मिलेगी। और साथ-साथ मैं उनको ये बोलता हूँ, अपने रिलीजन को प्रॉपर्ली फ़ॉलो करो। रिलीजन से कभी मुँह नहीं मोड़ना। तो ये बातें मैं आमतौर क्लास में बोलता हूँ। मैंने सोचा था शायद कि आपने भी यही बातें बताई कि एक तो पढ़ाई के साथ इनको कंसिस्टेंसी से रहना है, रिलीजन के साथ आपको ये करना है, और आपने ये भी बीच में ये बात बताई थी कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। को रिसेंटली मुझे कॉल्स आ गई 1-2 बच्चों से, जब एग्ज़ाम ये निकला था, रिज़ल्ट आप लोगों का निकला था, 10th और 12th का एक साथ निकला था। उस टाइम मुझे एक बच्चा कॉल कर रहा था, उसके जो क्लास 10th का, उसका आपका 12th था, उसका क्लास 10th का था। उसको 423 मार्क्स थे आउट ऑफ 500, और वो घर नहीं गया था। रिज़ल्ट आई थिंक 10-11 बजे निकला था, और वो मुझे शाम के 3:30 बजे, मतलब शाम को 3:30 बजे अराउंड वो कॉल करा। सर, रोते-रोते उसने बोला, "सर, अभी तक मैं घर नहीं गया हूँ। मुझे पापा ने पहले ही कॉल की, घर रीज़न की है, घर नहीं आना। आपके मार्क्स इतने कम क्यों हैं?" मतलब मैंने उसको बोला, "क्यों, क्या बात है?" बोला, "सर, अगर बाकी बच्चों के 500 आ गए, आपके क्यों नहीं आ गए?" देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ पेरेंट्स को भी कि जब तक ना पेरेंट्स बच्चों के सपोर्टिव रहेंगे ना, सपोर्ट करेंगे, तब तक बच्चे की सक्सेस किसी हद तक डील ही डाली है। तब तक बच्चा शायद आगे नहीं जा सकता। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल अदा करते हैं, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बच्चे का कभी स्कोर कम आ जाए, पेरेंट को सपोर्ट करना है। बच्चे का स्कोर ऊपर आ जाए, तब भी करना है। बच्चे का एवरेज है, तब भी सपोर्ट करना है। क्योंकि हमेशा एक स्टूडेंट अपना बेस्ट देता है ना? अपना बेस्ट तो देता है वो। कोई स्टूडेंट नहीं चाहता मेरे कम मार्क्स आ जाए, कोई नहीं चाहता मैं डाउनफॉल में आ जाऊं। हर एक बच्चा चाहता मैं आगे सक्सेसफुल बन जाऊं। तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए यहाँ पे बहुत ज्यादा। तो और मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था इस पे कि मार्क्स डजंट मैटर। मार्क्स जिंदगी में काम नहीं आते हैं, नहीं आते काम। हाँ, जो काम आती है, आपके पास कितनी नॉलेज है, वो काम आती है। आपका क्या कहना है इसमें? येस, एब्सोल्युटली ट्रू। ये पेरेंट्स जो है वो आपका अगर सपोर्ट करे, जैसे 10th में मेरे 493 थे, बट आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मेरा
498 आए या 500 आए, तब मैंने अपने पेरेंट्स को यहीं से बोला कि मेरे इतने कम आए, अब क्या होगा? तो उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, कि आपके इतने आए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपने मेहनत की है, हम बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। और अभी भी उन्होंने मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हैं। मेरे पेरेंट्स हमेशा से मुझे सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने मुझे कभी लेट डाउन फ़ील नहीं करने दिया। अगर मैंने उनको कभी बोला भी कि मतलब मुझसे नहीं होगा, तो वो मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं, तुम कर लोगी, एटलीस्ट ट्राई तो करो। अगर नहीं करोगी वो अलग बात है, नहीं हो पाएगा तो फिर वो अलग बात है, बट तुम ट्राई ना करो वो तो गलत हो गया ना। और आज आप मेरे जम्मू कश्मीर के बच्चों को एक मैसेज दे दो, मतलब एवरेज बच्चों को जो ये सोचते हैं टॉपर बनना मुश्किल है, इनको बता दो क्या मुश्किल है, बिल्कुल भी इनको नहीं। बता दो। बिल्कुल भी नहीं, टॉपर बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आपको बस चाहिए आप कंसिस्टेंट रहे, आप डिटर्मिन्ड रहे, और आपका जो है विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो। आप पहले दिन से पढ़ें, ऐसा नहीं हो कि लास्ट मिनट स्टडीज़ कर ली और फिर और रिवाइज़ करना है। डेली रिविजन्स करें, प्रैक्टिस करें और पीवाईक्यूज़ भी लगाइए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने रिलिजन से कभी दूर ना रहें, रिलिजन्स को साथ-साथ चलाएँ, रिलिजन और लाइफ गोज़ टुगेदर, तो इंशाल्लाह यू विल सक्सीड। पूरे साल ऑनलाइन पढ़ के आपने लास्ट पे क्या देखा था, वन शॉट्स देखे थे? हाँ, वन शॉट मैराथन्स एंड वेकअप क्लासेस। अ, कौन सा टीचर आपको ये लगा सबसे ना खतरनाक? ऐसे खतरनाक तो नहीं है, सब बहुत फ़नी है इन द वे, कुछ सीरियस है, बट वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, फ़नी के साथ सीरियस भी हो। किस टीचर का आपको सबसे ना अच्छा लगा पढ़ाना, बाकी चीजें? सब टीचर्स अच्छे पढ़ा रहे थे, बट मेरे फ़ेवरेट आमिर सर और आप दाऊद सर। अरे थैंक यू। क्यों, क्या लगा ऐसा कुछ आमिर सर में? वो बहुत फ़नी इंसान है, वो बहुत क्वर्की हरकतें कर रहे होते थे क्लास में, तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती थी। वो बीच-बीच में जोक्स मारा या फिर कुछ बच्चे को कुछ बोला, तो उससे तो क्लास में बहुत मेंटेन रहता था कि हम पढ़ें, और ऐसा कुछ फ़ील नहीं होता था कि क्लास बोरिंग हो रही है। एग्जैक्टली मैं भी कभी उनके वो देखता हूँ, शॉर्ट्स आते हैं, मैं देखता रहता हूँ, काफ़ी फ़नी है वो। हुँ। ओवरऑल मैं अगर बताऊँ कि जितने भी फैकल्टीज़ आई है ना जेके बोसवाला में, जितने भी आए हैं, हर एक को चुन चुन के लाया गया है, जो इंटरटेनिंग भी हो, जो मस्त भी पढ़ाने में हो, जो बच्चों के साथ एंगेज भी अच्छा खासा कनेक्ट भी करता हो, जिसका कंटेंट हो, जिसकी बोर्ड प्रेजेंटेशन हो, जो अच्छा पढ़ाता हो, जो बच्चों को समझे उस लिहाज से, तो इसलिए आज जेके बोसवाला को इतना प्यार तो मिल रहा है। खैर, आप तो मुझे अब ये बताओ, घर के अंदर सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट? सबका सपोर्ट था, बट सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मा और मेरे चाचू मुझे कर रहे थे, और मेरे बाबा। पापा का नाम लास्ट पे ले लिया। पापा तक ही पॉडकास्ट भेजूंगा कि इसने पहले मामा का नाम लिया और फिर चाचू का नाम लिया, उसके बाद आपका लिया। पापा क्या काम करते हैं? पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। अच्छा, गवर्नमेंट। मामा? मम्मा हाउसवाइफ। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो कुर्बानी देता है वो पापा से ज्यादा मामा होते हैं। आपके पापा भी ये देखेंगे, उनको शायद गुस्सा आएगा मेरी बात पे, लेकिन मामा सबसे ज्यादा कुर्बानी देते हैं, क्योंकि उनको हमेशा ये होता है अच्छे दिन आएंगे, है ना? पूरी उम्र उनको इसी बात से निकलती है, दिमाग में यही बात होती है कि अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन कब आएंगे? जब एक बच्चा एक्सेल करता है। और आई थिंक कि आपके मामा ने जो सोचा होगा दिमाग में, अच्छे दिन आएंगे, आपके रिजल्ट पे उनको वो दिखा होगा। बार बार एक मामा जो है किचन के अंदर खाना बना रही होती हैं, सर्दी हो गर्मी हो, उसको खड़ा रहना है किचन में, कपड़े धोने, सर्दी हो गर्मी हो, माइनस टेम्परेचर, है ना? कभी माँ ऐसा, मदर ने या माँ ने कभी ऐसा किसी बच्चे को नहीं बोला होगा आज खाना नहीं मिलेगा, आज खाना बनाना ही है। वो कंसिस्टेंसी है। मैं बार बार ये भी बच्चों को बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी सीखनी है तो मामा से सीखो, जो मतलब ऑन टाइम और रोज हर चीजें दस्तयाब रखती हैं, प्रेजेंट रखती है ना। तो मम्मा क्या कहती हैं आमतौर ऐसे, पढ़ाई के अलावा क्या मम्मा कुछ? तो हमेशा यही चाहती थी कि मैं टॉप करूँ, वो बोर ही होती थी कि पहले-पहले तो वो मुझे बोलती थी कि नहीं कम मार्क्स क्यों आए? फिर जब उसको समझ आया कि मतलब ये अच्छा पढ़ रही है, कोशिश कर रही है, अब वो मुझे उतना नहीं बोलती है। अब वो मुझे बोलती है तुमने मेहनत की है तो वही मैटर करता है, कुछ और मैटर नहीं करता है। बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती आपने है। अभी बोला ना कि मुझे आगे जाके फ्यूचर में गायनिकोलॉजिस्ट बनना है। डू यू नो गायनिकोलॉजिस्ट क्या होता है? हाँ, क्या? डॉक्टर दैट इज़ सपोज्ड टू ट्रीट वुमेन। एग्जैक्टली हाँ।
मामा को आप कभी आपने बोला मुझे गायनोकोलॉजिस्ट बनना? ये मम्मा का ही सजेशन था कि मैं वाह, गायनोकोलॉजिस्ट बनूं। उनको पता है ये? हाँ। उन्होंने पढ़ाई की है? नहीं यार, उन्हें ग्रेजुएशन की है। हाँ, फिर तो पता हो गया है उनको। हाँ। गायनोकोलॉजिस्ट आगे फिर क्या प्लान है? क्यों? ऐसा क्यों? गायनोकोलॉजिस्ट ही क्यों? मम्मा चाहती थी कि मतलब आज के टाइम्स पे लड़की को एक कंफर्टेबल जो होती है वो सिर्फ लड़की के साथ ही होती है। तो अगर गायनोकोलॉजिस्ट होगी तो वुमेन विल बी मोर कंफर्टेबल कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो एक दूसरी औरत को ही बोले तो वो ज़्यादा मोर कंफर्टेबल फील करेगी। आज के टाइम पे लड़कियों को घर के अंदर ही नहीं रहना है, लड़कियों को टॉप भी करना है, उनको डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, साइंटिस्ट भी बनना है, उनको पायलट भी बनना है। हर एक ओहदे पे लड़कियां होनी चाहिए। अगर लड़के हैं तो वाई नॉट गर्ल्स, गर्ल्स भी होनी चाहिए। हाँ, इनको आमतौर पर परसेप्शन था कि लड़कियों को घर के अंदर ही रहना है। अगर ये पढ़ाई भी करेंगे इनको घर के अंदर ही रहना है, इनको सिर्फ खाना बनाना है और वहां से क्या है, फैमिली के कपड़े धोने हैं, तो बस यही करना है। मतलब मैं एज पर्सनल आपको कह रहा हूं, मेरा परसेप्शन कुछ और है। परसेप्शन ये है कि लड़की को बाहर भी निकलना है, इसको पायलट भी होना चाहिए, मतलब इसको पायलट बनना है, इसको डॉक्टर भी बनना है। समाज के अंदर हमारे गवर्नमेंट या प्राइवेट या हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं, हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर फीमेल पेशेंट्स भी आते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए फीमेल डॉक्टर होनी चाहिए, है ना, कंफर्टेबल होने चाहिए वो। इंजीनियर्स लड़कियां भी होनी चाहिए, पायलट्स लड़कियां भी होनी चाहिए, मतलब हर फील्ड में लड़कियां होनी, टीचर से तो लड़कियां होनी चाहिए। ऐसा है ना, इसलिए शायद मामा ने बोला होगा। लास्ट पे कोई मैसेज? लास्ट पे तो मैं यही मैसेज दूँगी कि आप जो है आप हमेशा अपने पेरेंट्स के सपोर्ट को वैल्यू करें। आप पेरेंट्स की कभी नाफ़रमानी ना करें। आप अपने दीन को कभी पीछे ना छोड़ें। आप अपने दीन के साथ-साथ अपनी पढ़ाइयाँ करें और आप अपने आप पे कभी मतलब स्ट्रेस ना लें। कभी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें कि वो तो ज़्यादा अच्छा पढ़ रहा है, मैं क्यों कम पढ़ रही हूँ, मुझसे तो नहीं होगा कभी। और टीचर्स जो है, टीचर्स कभी गलत नहीं बोलते। तो टीचर्स आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। आज के टाइम पे इवन पीडब्ल्यू के टीचर्स, इतनी अच्छी फैकल्टी जो कि हमें एंटरटेन भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और पढ़ाई तो टॉप नॉच करवाते हैं। तो यही है कि आपको अभी बहुत सारी अच्छी रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं। आप एनसीईआरटी से स्टिक करते रहे और आपकी ये जो है कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अगर लगाएंगे तो यू विल डेफिनेटली सक्सीड। आपने हमें काफी प्रमोट किया। ठीक है, अच्छा, ये सॉरी मैं बीच में भूल गया था आपको ये बोलना। पेरेंट्स जब कॉल करते हैं ना मुझे या बाकी फैकल्टीज को रिगार्डिंग एडमिशंस, सर हमारे बच्चे ने 8th किया है पास, अब उसको 9th में आना है या 10th में आना है, 11th या 12th में आना है, क्या हमारे लिए ऑफलाइन सही रहेगा, ऑनलाइन सही रहेगा? खुद बता, बी रियल, इट क्या सही रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन? इट रियली डिपेंड्स कि मुझे तो अच्छा लगता था कि मैं घर में अकेले पढूँ, मुझे कोई बाहर की डिस्ट्रैक्शन ना हो, शोर ना हो कि क्लासरूम में बाकी बच्चों का शोर, तो मुझे ऑनलाइन मुझे बहुत ज़्यादा सूट करती थी। बट इट रियली डिपेंड्स कि अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड फ़ील कर रहे हो, तो यू विल डेफिनिटली गो टू ऑफलाइन। आप ऑफलाइन भी पढ़ाई कर सकते हो। इट रियली डिपेंड्स। एग्जैक्टली exactly. ये बात तो बिल्कुल आपने 100% सच कही। ये डिपेंड करता है कि इंसान पे, कोई चाहता है मैं शोर में ना पढूं, मैं तन्हाई में पढूं, अलग से पढूं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूं, ठीक है, तो वो ऑनलाइन ऑप्ट करता है। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि फाइनेंस का भी होता है ना, मतलब आजकल जब मैं खुद पीडब्ल्यू में नहीं था, सीरियसली बता रहा हूं, मैं तब खुद पीडब्ल्यू में नहीं था और मैं तब ऑफलाइन में था। मैं उस टाइम भी अगर कोई मतलब ऐसा पेरेंट आता, सर मैं फी एफर्ट नहीं कर सकता हूँ इतनी, मतलब ऑफलाइन किया है ऐसा कुछ, मैं उनको बोलता था अगर एफर्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ऑनलाइन पीडब्ल्यू के बैच से आप पढ़ सकते हैं। मैं मतलब उन बच्चों को या उनके पेरेंट्स को ऐसा बोलता था। मैं तब भी पीडब्ल्यू ऑनलाइन सपोर्ट करता था, क्योंकि ये क्या है, ये एक बून है। पीडब्ल्यू ऑनलाइन 3,000 रुपए में, 3,500 रुपए में पूरे साल की पढ़ाई, और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी से इनको ये कंटेंट बेस्ट मिल रहा है, घर बैठ के। कोई इनको आना जाना उसमें टाइम नहीं लगता है, इतना पैसा नहीं चला जाता है, लाखों का वो जो फीस नहीं चला जाता है। 3,000 रुपए में, 2,500 रुपए में ना सब कुछ घर बैठ के एक छोटे से मोबाइल फोन से भी ऐसा कर सकते हैं। तो रियली इट डिपेंड्स एक पर्सन पे, वो कैसे पढ़ना चाहता है, वो कैसे कंफर्टेबल है। जो क्लास में मतलब टीचर को सामने देखना चाहता है उसके लिए ऑफलाइन ठीक है, जो
ये चीज़ है जिसका फाइनेंशियली वीक हो और जो अलग से पढ़ना चाहते हैं, घर के अंदर पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए फिर ऑनलाइन ही ठीक है। तो ये हमारे साथ थे क्लास 12th के टॉपर हफ्सा मकसूद शेख। आज के इस पॉडकास्ट में सीरियसली कह रहा हूँ, आज मैंने भी बहुत कुछ सीखा और आई होप कि आपने भी इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत सारे बच्चे इस इंस्पायर भी हुए होंगे, मोटिवेट भी हुए होंगे और ज़िंदगी के कुछ लाइफ लेसन्स भी हमने आज इससे सीखे होंगे। तो मैंने तो सीखे, आप भी कमेंट्स में बताएं क्या आपको इसमें क्या अच्छा पॉइंट लगा। आप प्लीज़ वो कमेंट्स के अंदर लिखिए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।